हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढता हूं, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स ढूंढता हूं और कैसे मैं देखता हूं कि वो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं या नहीं। तो मैं इसके लिए जिस ऐप का यूज करता हूं उसका नाम है स्क्रीनर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो ये है स्क्रीनर, इसको मैंने ओपन किया। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा जिस कंपनी का मुझे एनालिसिस करना है उसको यहाँ पर सर्च करूंगा। तो सपोज मुझे कोई कंपनी का एनालिसिस करना, मान लीजिए हम देखते हैं विंटेज कॉफ़ी। तो यहाँ मैं सर्च करूंगा विंटेज कॉफ़ी। तो ये आ गया विंटेज कॉफ़ी, इसको हमने ओपन कर लिया। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि विंटेज कॉफ़ी का पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड सबसे पहले हम देखेंगे विंटेज कॉफ़ी का अबाउट, तो कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1980 में। विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी। तो ये कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी और चिकोरी पाउडर मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल समझना है तो ये रीड मोर अगर टच करेंगे तो इनका पूरा डिटेल इधर आ जाएगा। तो आज आप इनके कॉफ़ी के जो इनका कॉफ़ी का बिजनेस है उस बिजनेस मॉडल को यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर पाएंगे कि इनके कितने प्लांट्स हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कि क्या क्या वेराइटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इनकी इनकी जो क्या क्या सब्सिडियरी हैं, इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। एंड इसके अलावा ये कब से ये और कौन कौन से नए प्रोडक्ट हैं जो ये लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, इंडियन बिजनेस से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, और एक्सपोर्ट में भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजन में एक्सपोर्ट करने से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इनको। इसके अलावा इनके क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इसके अलावा फिर कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप इनका बिजनेस का डिटेल समझ सकते हैं। एंड इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इनका जो फाइनेंशियल डिटेल है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका मार्केट कैप कितना है, प्लस इनका करंट स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, इनका पूरे साल में कितना हाई लो लगा चुका है इनका स्टॉक प्राइस, एंड इनका करंट स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन इनका बुक वैल्यू हो गया, डिविडेंड यील्ड है, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये दोनों डाटा भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। प्लस इनके शेयर प्राइस का फेस वैल्यू क्या है शेयर का, वो भी यहाँ से मिल जाएगा। देन इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आगे आप इनके चार्ट्स देख सकते हैं कि आप चाहें तो इनका स्टॉक प्राइस का चार्ट देखें, इनके प्राइस टू या पी रेशियो का चार्ट देखना चाहें, अदर कोई चार्ट देखना चाहें तो वो भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जनरली लोग स्टॉक प्राइस का चार्ट देखते हैं। तो स्टॉक प्राइस, अगर आप जैसे प्राइस को सर्च करेंगे, प्राइस को टिक करेंगे, यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस का चार्ट आ जाएगा। आप 1 ईयर का देखना चाहें, 6 मंथ का देखना चाहें, या 1 मंथ का भी इवन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 3 ईयर का, कंपनी की जब से स्टैब्लिश हुई है तब से इनका सारा स्टॉक प्राइस का चार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से इनका स्टॉक प्राइस का जो चार्ट है वो ट्रैक कर सकते हैं। देन फर्दर नेक्स्ट हम आगे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, एंड कंपनी में क्या क्या कॉन्स है, इनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपनी का प्रोज कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मीन्स कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा आएगा। एंड इनके कॉन्स क्या हैं, कॉन्स में दिखा रहा है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू, काफ़ी हायर बुक वैल्यू पे रिसेंटली ट्रेड कर रही है। एंड इनकी प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में घटी है। इसके अलावा इनका जो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 34% है। टैक्स रेट सीम्स लो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फर्दर आगे इनका पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में और जो कंपनियां हैं उनसे इनकी तुलना में क्या क्या डाटा डिफर है। तो जैसे इनके विंटेज कॉफ़ी ये एक एफएमसीजी कंपनी है। तो ये बेसिकली आप जो ये पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इनमें पीयर कंपैरिजन पता नहीं कुछ अलग भी दिखा सकता है। जैसे विंटेज कॉफ़ी देखिए, ये एक एफएमसीजी की कंपनी है, कॉफ़ी बनाती है। लेकिन ये जो तुलना कर रही है एमएमटीसी, बीएन एग्रो केम, एमएसटीसी, रेडिंगटन, जो कि इनमें से कोई भी ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में काम नहीं करती। तो इनका एक ही कॉम्पिटिटर है सीसीएल। तो वो सीसीएल प्रोडक्ट इनका कॉम्पिटिटर है, वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं है। तो आप यहाँ पर ना जाएं, बल्कि आप इनके पीयर कंपैरिजन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग दूसरे देख सकते हैं। देन फर्दर आगे हम इनका जो मेन जो चीज़ें मुझे ट्रैक करनी है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हर चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूजलेस ही हैं एक तरीके से हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन मैं देखता क्या हूँ, मैं देखता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट। तो अगर दोस्तों आप
क्वार्टरली रिजल्ट देखें, ये सबसे मुख्य चीज़ है। यहाँ से आपको कंटिन्यूसली इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, या फिर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इनके पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल्स को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं देखता हूँ सेल्स। तो ये जो सेल्स लिखा हुआ है, आप इस सेल्स को टच करेंगे तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो सेल्स ग्रोथ है वो परसेंटेज में दिख जाएगा। तो जैसे 2024 में ये डाटा, हाँ इनका डाटा 2022 से, कंपनी जब से लिस्ट होती तब से इनका डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 2022 में इनकी लिस्टिंग हुई थी, तब आप देख सकते हैं कि तब से इनका जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो 13% आया पहले, फिर 167% आ गया, फिर 15% है, फिर 98% है, फिर 100%, 102, फिर एक कंटिन्यूसली देखेंगे तो 100% या 100 से अबव से रेट से ही ग्रोथ किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है इनका जो पूरा क्वार्टरली रिजल्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखें तो मोर देन 100% के रेट से ही ये ग्रो करती रही है कंपनी, और बहुत अच्छी कंपनी। अभी रिसेंटली जो इनका रिजल्ट आया था सितंबर 2025 में, उसमें 90% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी। एंड फिर फर्दर आगे हम अगला स्टेप देखते हैं, तो हम देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें, पहले 4, 5, 6, 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था। धीरे धीरे बढ़ते हुए देखेंगे आपकी 10, 16, 19, 18, 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जनरेट करने लगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24-25% से रहा है हमेशा, ये देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली। तो 24-25% से 16, अभी इस क्वार्टर में थोड़ा कम हो गया, 18% हुआ करता था, अभी गिर करके 16% आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर से कम हो रहा है। और दोस्तों आप यहाँ से इनके एक्सपेंसेज भी ट्रैक कर सकते हैं कि इनके कितने एक्सपेंसेज इनका रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेज में आप देखेंगे कि इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो 75% के आसपास रहा है, 75% है। एंड इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, मीन्स ये जो सैलरी पे करते हैं, वो सेम सैलरी ये लगभग अपने टोटल रेवेन्यू का 2 से 3% ये पे करते हैं। एंड इसके बाद फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लिया। फिर हम अदर इनकम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनको बिजनेस के अलावा कहीं और से भी इनकम आता हो और वो ये अपने टोटल इनकम में दिखाते हो, जिससे हमको बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी स्ट्रांग दिखाई दे रही। तो अगर अदर इनकम ज़्यादा है तो उन कंपनियों पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि उन कंपनियों के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए जिनका खुद का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा है। तो अदर इनकम में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अदर इनकम इनका 1 करोड़ का रहा है, 1.4 करोड़ का भी रहा है। तो टोटल इनका जो रेवेन्यू है 136 करोड़ का है, उसमें 1.4 करोड़ जो है अदर इनकम है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। एंड इसके बाद ये इंटरेस्ट इन्होंने कितना पे किया, इससे पता चलता है आपको कि इनके ऊपर बोरोइंग कितनी है। तो 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया, मीन्स बोरोइंग भी कुछ खास नहीं है, न के बराबर ये ऑलमोस्ट है। डेप्रीसिएशन कॉस्ट आप देख सकते हैं, वो भी 2 करोड़ है, वो भी कोई खास नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, ये आपको देखना है कि टैक्स से पहले इन्होंने कितना प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे हैं। तो लगभग 20 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर में जनरेट किया है। एंड उसमें टैक्स 10% है, तो 20 करोड़ का 10% 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ रुपीज़ आपने इनका टैक्स हटा दिया, तो नेट प्रॉफिट इनको 18 करोड़ का इन्होंने गेन किया है। एंड इसके बाद आप यहाँ से इनका ईपीएस भी देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर इनका क्या है। तो अर्निंग पर शेयर जो पहले 8 पैसे, 10, 12, 13 पैसे हुआ करता, तो बढ़ करके आज 1 रुपये 23 पैसे हो चुका है। तो ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग कंपनी लगती है। एंड इसके बाद दोस्तों अगला जो सेगमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है, वहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जो क्वार्टरली रिजल्ट वाले सेगमेंट में चीज़ें देखी, उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टरली हैं, हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं। हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में एक बार रिजल्ट आता है, मीन साल में 4 बार रिजल्ट आता है, वो आपको वहाँ पर डिटेल में मिलेगा। लेकिन जो P&L स्टेटस है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये इस P&L स्टेटमेंट में आपको इनका वही सारा डाटा आपको एनुअल बेसिस पर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर भी देखिए सेल्स है, तो यहाँ पर सेल्स आपको दिखाई देगा कि पूरे FY 2025 में इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 2024 में कितना किया, 23 में कितना किया। तो ये ईयरली बेसिस पर आपको डाटा दिखाई देगा। तो आप देखें 2022 में कंपनी लिस्टेड हुई थी, तब से डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए 2022 में जो इनका सेल्स 37 करोड़ का था, 2023 में 63 करोड़ था, 2024 में 131 करोड़, 2025 में 309 करोड़, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो 431 करोड़ इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे अगर इसको परसेंटेज में देखें तो ईयरली सेल्स ग्रोथ जो है वो इनका 72%, 2022 की तुलना में 2023 में 72% हायर रहा था। 2023 की तुलना में 2024 में 108% ग्रो हुआ, मीन्स डबल हो गया 2023 से 2024 में सेल्स। ऊपर डाटा आप देख भी सकते हैं, 63 करोड़ से सीधा 131 करोड़ हो गया। तो डबल से भी ज़्यादा गेन किया इन्होंने। एंड 2024 के कंपैरिजन में 2025 में 135% उन्होंने फिर से डबल से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किया है। 131 करोड़ का सेल जो उन्होंने 2024 में किया था, 2025 में 309 करोड़ का सेल कर दिया है, मीन्स लगभग 1.5 गुना प्रोडक्ट उन्होंने सेल कर दिया। वो आप डाटा में भी देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ में 135% की ग्रोथ आई है।
एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखिए वो भी बढ़िया डाटा चल रहा है। अभी पूरा हाफ ईयर बाकी है, तो ये आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये भी मोर देन 100% का ही सेल्स हो जाएगा। फिर हम आगे इनके एक्सपेंसेज देख सकते हैं। तो एक्सपेंसेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इसमें दिखाई देगा मटेरियल कॉस्ट इनका कितना है। पहले इनका मटेरियल कॉस्ट 52% था 2023 में, 2024 में 66% हो गया और 2025 में 72% इनका मटेरियल कॉस्ट हो चुका है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आप देखें तो वो जो अभी 3% चल रहा है, 3-4% इनका मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रहता है। प्लस इसमें आपको यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट भी दिख जाएगा। तो आपको अगर यहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग 5%, 3% चल रहा है। 3% अभी रिसेंट इनका एम्प्लॉय कॉस्ट चल रहा है, और पहले के डाटा में देखेंगे तो लगभग 11%, 8%, 5% और रिसेंट अभी 3% चल रहा है। एंड अदर कॉस्ट आप देखें तो अदर कॉस्ट में जो अदर कॉस्ट है वो लगभग 5% है। तो ये टोटल आपको एक्सपेंसेज का डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। आपने ग्रोथ देख लिया, सेल्स ग्रोथ कैसा रहा इनका, एंड इसके बाद आपने एक्सपेंसेज देख लिए, एक्सपेंसेज कैसा रहा इनका। अब आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स इनके बिजनेस से इनको कितना प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है, तो वो भी देखें अभी। तो 15 करोड़ जो 2024 में था, 2023 में 15 करोड़ था, 2024 में 25 करोड़ था, और 2025 में इन्होंने 53 करोड़ 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2023 में 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, 2023 में 24% हुआ करता था, 2024 में 19% और 2025 में 17% हो गया है। और अभी रिसेंटली 2026 का जो डाटा चल रहा है उसमें लगभग 18% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अदर इनकम भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अदर इनकम कुछ खास नहीं है, जो एक्सेप्शनल आइटम्स है उसमें कुछ खास अदर इनकम नहीं है। अदर इनकम नॉर्मल में लगभग 3 करोड़ 83 लाख रुपए का अदर इनकम इनका नॉर्मल है। एंड इंटरेस्ट कॉस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे साल में इन्होंने 6 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, एंड अभी भी अप्रॉक्सीमेटली इस साल भी 6 करोड़ का इंटरेस्ट ये पे करेंगे। डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें टैक्स को अभी लेस नहीं किया गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें तो इस साल 2025 में इन्होंने 44 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसमें इनका टैक्स 9% इन्होंने दिया था। तो 9% घटा देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का होता है, जो कि इन्होंने दिखाया भी है कि नेट प्रॉफिट इनका इस साल का 40 करोड़ रहा है, 2024 का 12 करोड़ रहा है, एंड 2023 का 4 करोड़ रहा है। एंड रिसेंटली 2026 का जो डाटा चल रहा है इसमें 60 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली अभी ये शो कर रहे हैं, अभी तक का है, और अभी पूरे हाफ क्वार्टर अभी बाकी है। एंड ईपीएस देखें तो इनका ईपीएस भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप यहाँ से कंपाउंड डाटा देख सकते हैं इनका। अगला जो स्लाइड है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं कि 10 साल का अवेलेबल नहीं है, 5 साल का भी अवेलेबल नहीं है। 3 साल का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो इनका 104% के रेट से पिछले 3 साल से कंपनी ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये है, तो 3 साल से 104% के रेट से कंपनी ग्रो हो रही है। और अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ का देखते हैं तो वो 120% के रेट से कंपनी की ग्रोथ हो रही है। एंड ऐसे ही अगर आप इनका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आपको दिखेगा कि 10 साल का और 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, और 3 साल का जो डाटा है उसमें आपको दिखेगा कि 73% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट से ये ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 साल से। एंड अगर आप इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो आपको दिखेगा कि मोर देन 200% के रेट से ये ग्रो कर रहे हैं। इनका जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है। स्टॉक प्राइस का देखें आप तो स्टॉक प्राइस का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 साल से अगर आप डाटा देखेंगे तो 73% के रेट से 73% के CAGR से इनका स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है। एंड जो 3 साल का देखेंगे तो 52% के CAGR से स्टॉक प्राइस इनका बढ़ रहा है, और पिछले 1 साल में इन्होंने 34% का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं ROE, तो ROE में पिछले 10 साल और 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल में 12% के रेट से इनका ROE ग्रो कर रहा है, और लास्ट ईयर में 17% के रेट से इनका ROE ग्रो कर रहा है। एंड आगे चलते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर दोस्तों। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्विटी कैपिटल मीन्स शेयर होल्डर्स का पैसा इनके पास कितना है 144 करोड़, एंड इनके पास रिजर्व पैसा कितना है 381 करोड़ है अभी। एंड इसके बाद इनके पास अगर बोरोइंग देखें तो वो 89 करोड़ की बोरोइंग है।
एंड मैं ये सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। आप सितंबर 2025 जो सबसे लास्ट कॉलम है वहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास इक्विटी कैपिटल मीन शेयर होल्डर्स का 144 करोड़ है। रिजर्व इनके पास 381 करोड़ पड़ा हुआ है। 89 करोड़ की बोरोइंग है, मीन्स इन्होंने कर्ज लेके रखा है 89 करोड़। और उस बोरोइंग में भी दो तरीके की बोरोइंग होती है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कि आपको 1 साल के अंदर देना ही देना है रिटर्न, एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो आपने 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए कर्ज लेके रखा है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है बेसिकली कंपनियां इसलिए लेती हैं कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है या फिर कोई रिसेंट कोई ऐसा एक्सपेंशन इनको करना है जो बहुत ही ज़रूरी है और उसको 1 साल के अंदर इनको करना ही है। जो इनएविटेबल होता है वो जो बोरोइंग्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये लोग रखते हैं। और सपोज कोई प्लांट का कैपेक्स करना है, कोई लैंड खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, टूल्स खरीदनी है, तो वो सारा जो कॉस्टिंग होता है उसके लिए ये लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हैं अपने बोरोवर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोरोइंग में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उस 89 करोड़ में से 61 करोड़ इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है एंड 28 करोड़ इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। एंड जो अदर लाइबिलिटीज है वो लगभग 25 करोड़ की है। तो ये इनके बोरोइंग का बाइफर्केशन है। एंड फर्दर फिर हम चलते हैं, इनके पास जो टोटल लाइबिलिटीज हो गई वो 641 करोड़ की हो गई। एंड इनके पास आप देखें कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कितना है 182 करोड़। आप फिक्स एसेट्स में भी आपको यहाँ पर देख सकता है कि इनके पास कितनी लैंड पड़ी है, 20 करोड़ की लैंड है, 22 करोड़ का बिल्डिंग है। प्लांट की मशीनरी इनके पास 64 करोड़ की प्लांट मशीनरी इनके पास पड़ी है। फर्दर आप देख सकते हैं कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो इनके पास 73 करोड़ के हैं एंड जो अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं वो लगभग 3 करोड़ के हैं। तो इनके पास अगर ग्रॉस ब्लॉक आप देखें तो लगभग 190 करोड़ का इनके पास ग्रॉस ब्लॉक है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 39 करोड़ का है। एंड अगर आप इनका टोटल एसेट्स देखते हैं तो करेंटली इनके पास 641 करोड़ का टोटल एसेट है। तो बेसिकली बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में जो टोटल लाइबिलिटीज है उसको टोटल एसेट से बराबर किया जाता है। तो आप देखें इनके पास टोटल लाइबिलिटीज 641 करोड़ की है एंड इनके पास जो टोटल एसेट्स हैं करेंटली वो भी 641 करोड़ के हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम इनके कैश फ्लो को देखते हैं। तो कैश फ्लो में आपको कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैश फ्लो आपको जरूर देखना चाहिए। कैश फ्लो में पता चलता है कि ये जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो पैसा ये अपने ऑपरेशन से मीन्स अपने मेन बिजनेस से अर्न कर रहे हैं या किसी अदर सोर्स से अर्न कर रहे हैं। एंड इसके बाद ये अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी क्या क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो कैश फ्लो से आपको पता चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर दिखेगा कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये सबसे मेन होता है। अगर इनका जो प्रॉफिट है वो इनके ऑपरेशन से नहीं आ रहा है, किसी और जरिए से आ रहा है, तो ऐसा इसका मतलब ये है कि इनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नहीं है और आपको ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो अगर आप देखें कि इनका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से वो हाईएस्ट ही है, 49 करोड़ का प्रॉफिट या ऑपरेशन से अर्न कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। मींस इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है और ये बेसिकली अपना जितना रेवेन्यू है वो अपने ऑपरेशन से अपने बिजनेस से अर्न करते हैं। इनके पास रिसीवेबल 57 करोड़ का है। रिसीवेबल 57 करोड़ का मतलब क्या है कि इन्होंने जो पैसा, इनका जो माल इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया हुआ है वो पैसा अभी इनको 57 करोड़ रुपये अभी वापस आना बाकी है, इनको मिलना बाकी, इनका उधार है मार्केट में अभी 57 करोड़ का। तो वो पैसा इनके पास आ जाएगा, वो पैसा इनके पास आना भी बाकी है। इन्वेंट्री इनके पास लगभग 1 करोड़ की पड़ी हुई है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इनके पास अभी इनके गोडाउन में जो माल पड़ा है वो 1 करोड़ का माल रेडी है जो इनको सेल करना है। एंड इनके पास पेएबल्स मीन्स इनको कितना पे करना है जिनसे इन्होंने रॉ मटेरियल लिया था उनको, तो इनको 5 करोड़ रुपीज़ पे करना है अपने सप्लायर को जिससे इन्होंने माल लिया हुआ है, रॉ मटेरियल लिया हुआ है। एंड यहाँ से आपको दिखेगा कि इनके लोन एडवांसेज 19 करोड़ के हैं, ऑपरेटिंग बोरोइंग कुछ नहीं है एंड अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में भी इनके पास लगभग 0 है। एंड फर्दर हम आगे चलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आपको दिखेगा कि 71 डेज है। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका कैसा था। अब देखते हैं हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जैसे आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है जिसमें इनका 7 करोड़ रुपए गया है। मीन्स 7 करोड़ 29 लाख रुपीज़ का इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है। मीन्स ये नया कुछ ऐसा कैपेक्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी लैंड खरीद रहे हैं जिसमें आगे ये कैपेक्स करेंगे, तो उसमें इन्होंने लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपए हैं वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद दूसरा कॉलम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब अगर इन्होंने कोई बैंक में एफडी की है या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो इनके कैश फ्लो में ऐड हो जाता है। तो इनको 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट से। एंड जो अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स होते हैं, कुछ और इन्वेस्टिंग ये लोग करते हैं, तो उसमें कितना पैसा इनके पास आया या गया वो यहाँ से क्लियर होता है। अगर माइनस में है तो मीन्स इनके पास से गया और अगर प्लस में है तो मीन्स इनके पास आया है। तो अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने लगभग 40 करोड़ 82 लाख रुपए जिन्होंने खर्च किए हैं
जो कि इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में मीन्स ये प्लांट का कैपेक्स कर रहे हैं। जैसे आपने अगर इनका कॉन्फ्रेंस कॉल देखा होगा तो उसमें है भी कि अपना कैपेक्स कर रहे हैं जिसमें इन्होंने पैसा खर्च किया। तो ये जो 41 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पैसा गया है इनके पास से, वो इन्वेस्टमेंट में गया है, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर में तो ये इन्वेस्टमेंट इनके पास रेवेन्यू के रूप में वापस आएगा ही। और दोस्तों अगर आप अगला जो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें, तो आपको कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स जो इनके पास है उससे इन्होंने 97 करोड़ रुपए जिनको उनसे रिटर्न मिला है। बोरोइंग 103 करोड़ की है, एंड जो रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग से वो 6 करोड़ इन्होंने किया है, इंटरेस्ट पेड 6 करोड़ किया है। एंड नेट कैश फ्लो अगर आप देखें, इनका नेट कैश फ्लो क्या है इनके पास, नेट कैश फ्लो मीन्स इनके पास टोटल नेट कितना पैसा अभी पड़ा हुआ या आया है, तो 121 करोड़ आया है इनका 2025 में इनके पास, जो कि काफ़ी अच्छा है। फर्दर हम चलते हैं इनके रेशियोज की तरफ, तो ये देख सकते हैं आप डेटर डेज है। डेटर डेज का मतलब होता है, तो दोस्तों डेटर डेज का मतलब होता है कि जो आपने माल मार्केट में या अपने क्लाइंट्स को आपने सेल किए वो पैसा आपको कितने दिनों में रिटर्न आ रहा है। तो वो पैसा आप देखें कि इनके पास 93 डेज में इनके पास रिटर्न आता है। इन्वेंट्री डेज इनका 125 डेज है, मीन्स कि ये जो माल बनाते हैं वो कितने दिनों में इनके पास से बिक जाता है। तो जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रोडक्ट 125 दिनों के अंदर सेल हो जाता है। और अगली लाइन है डेज पेबल। डेज पेबल का मतलब होता है कि इनको अपने सप्लायर से जिससे इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है, जिससे इन्होंने सर्विसेज ली हैं, उनको कितने दिनों में पैसा पे करते हैं, तो ये 12 दिनों में उनको पैसा पे कर देते हैं। एंड अगर आप देखें कि इनका कैश कन्वर्जन, हाँ, तो अगर आप इसमें देखिए जैसे डेटर डेज है, डेटर डेज वैसे जनरली कम होना चाहिए, जितना कम होता है उतना बेटर माना जाता है। मीन्स आपको उतनी जल्दी आपका माल बिकने के बाद पैसा वापस आ रहा है। तो इनका 2025 में थोड़ा डेटर डेज बढ़ गया है, इसके पहले काफ़ी अच्छा था। तो थोड़ा सा वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करते समय फोकस रखना पड़ेगा, आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करता रहने पड़ेगा कि कहीं इनका डेटर डेज ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। जैसे इनका देख लें कि 2022 में 124 दिन का हुआ करता था और अभी 93 डेज का है, तो उससे तो बेटर है। लेकिन 2024 में 60 दिनों का था, उससे बढ़कर के 93 डेज हो गया, तो थोड़ा चिंता करने वाली बात है ये। एंड इसके बाद इनका इन्वेंट्री डेज, वो आपको ये फोकस करना चाहिए कि ये जो माल बना रहे हैं कितनी जल्दी सेल करते हैं। जितना कम होगा इन्वेंट्री डेज उतना ही बेटर माना जाता है। तो इन्वेंट्री डेज तो काफ़ी अच्छा है। पहले 2022 में 924 दिनों का हुआ करता था, मीन्स कि ये 3 सालों में अपने मटेरियल को ये सेल कर पाते थे जो ये बनाते थे। वो घट करके अभी 125 दिन हो गया है, मीन्स अभी 125 दिनों के अंदर, मीन्स अभी क्या हो गया, लगभग 4 महीने के अंदर ये अपने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको सेल कर देते हैं। एंड डेज पेबल मीन्स कि आप अपने सप्लायर को कब पैसा दे रहे हैं, आपने उनसे जो सप्लाई लेके रखा है, जो रॉ मटेरियल खरीद के रखा है उसका, तो वो 12 दिनों में पे करते हैं, वो भी ठीक है, बढ़िया है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में 1 रुपया जो लगा रहे हैं वो 1 रुपये आपके पास कितने दिनों में पूरे साइकिल में घूम के, मतलब आपने उस 1 रुपये से प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने उस प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को सेल किया, उस क्लाइंट ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो आपके यूजर हैं या जो कस्टमर हैं उनको सेल किया, फिर वो कस्टमर ने उनको पैसा दिया, वो पैसा उस क्लाइंट ने फिर आपको कब दिया, ये पूरे साइकिल में, और आप वापस उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो मीन्स ये इस पूरे साइकिल में कितने दिन लगते हैं, आपका लगाया हुआ 1 रुपया कब घूम के आपके पास वापस आता है, वो कैश कन्वर्जन साइकिल माना जाता है। तो वो पहले जो 921 दिन का हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हुआ करता था इनका 2022 में, वो घट करके अभी 206 दिन हो गया है। तो वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। और बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए जिसमें जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कम से कम दिन हो। एंड इसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज इनका 187 डेज का, ये भी घट रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसके बाद आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इनका 15 डेज का है, वो इनका 15% है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है। मीन्स कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया अपने बिजनेस में, जो आपने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया, वो कितना % आपको रिटर्न दे रहा है बढ़ के। तो जो पहले 5% हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ के 9% हुआ, आज के समय में वो 2025 में इनका 15%, और ये आगे मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बता भी रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये और भी अच्छा होगा आगे चल करके, ये बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोस्तों मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ आपको नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप कैसे कंपनी अच्छी है या बुरी है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये मेरा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इसे सिर्फ एज ए ट्यूटोरियल्स लें, सिर्फ लर्निंग के पर्पज से लें। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, एफआईआई की, डीआईआई की और पब्लिक की, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर उनकी शेयर होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर के पास इस कंपनी के 34% शेयर हैं। एंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई, उनके पास लगभग 5.28% शेयर हैं। एंड डीआईआई का मतलब होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, हमारे बैंक्स भी आ जाते हैं। तो इनके पास लगभग 6% की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 54% की होल्डिंग है, मीन्स 50% से ज़्यादा की होल्डिंग जो हमारे और आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं उनके पास है। और यहाँ से नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी आप देख सकते हैं कि 2022 में 18,000 शेयर होल्डर हुआ करते थे, 2024 में 2025 में 19,000 शेयर होल्डर्स थे। और अभी आप देखें कि सितंबर 2025 का जो रिजल्ट आया उसमें लगभग 30,000 शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। एंड दोस्तों, ये हो गया इनका पूरा बिजनेस का जो हमको स्क्रीन पर डिटेल अवेलेबल है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। एंड फर्दर आगे चलते हैं अनाउंसमेंट वाले कॉलम में। तो जो डॉक्यूमेंट वाला अनाउंसमेंट वाला कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप ये जो रिसेंट है, रिसेंट पे जैसे टच करेंगे आपको रिसेंट में कंपनी क्या क्या अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने क्या क्या फर्दर कैपेक्स कर रही है, मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो जैसे मैंने रिसेंट में टच किया, आप देखिए कि यहाँ पर आ गया कि अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 प्रेस रिलीज मीडिया रिलीज। इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने 9 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज की है। इसमें इन्होंने बताया है कि ये 5,500 मीट्रिक टन पर एनएम का फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का प्लांट जो कि 20 एकड़ में रहेगा तेलंगाना में, उसको सेटअप कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आप यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हैं। 3 दिसंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 100% विंटेज इंस्टेंट कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है वो मार्च 2026 तक ये बढ़ा करके 11,000 मीट्रिक टन पर एनम कर लेंगे। और जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है उसकी कैपेसिटी मार्च 2027 तक बढ़ा करके 5,500 मीट्रिक टन पर एनम कर लेंगे। मीन्स ये लोग अपना कैपेक्स कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो फर्दर दोस्तों आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, डेट के साथ इनका अनाउंसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें अगला कॉलम है, अगला जो सेक्शन है वो है एनुअल रिपोर्ट्स का। तो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 2025, 24 या 23 किसी भी साल का आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टच कर लेंगे तो कंपनी का एक पूरा एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, एक लंबा चौड़ा। आप उसको पूरा डिटेल में जाके अगर आप कंपनी को एक एक चीज़ को समझना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं तो आपको वो डिटेल पढ़नी चाहिए। उसमें आपको कंपनी के बारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब फ्रॉम 0 to 100 पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कॉन कॉल्स की तरफ। कॉन कॉल्स पूरे कंपनी का मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ। एंड इसमें मैं क्या देखता हूँ, मैं सबसे पहले इनकी पीपीटी आप जैसे इनका पीपीटी टच करेंगे जैसे ही, तो ये नवंबर 2025 में इन्होंने रिजल्ट जो दिया था उसमें इनका पीपीटी आप यहाँ से देख सकते हैं। पीपीटी टच करेंगे तो कंपनी का एक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। जैसे मैं अभी ये डाउनलोड हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो आप यहाँ पर इनकी पीपीटी देख सकते हैं। देखिए विंटेज कॉफ़ी का पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन जो कंपनी ने भी रिसेंटली दिखाया है कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, इनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, इनकी सब्सिडरी कंपनी देख सकते हैं। कॉफ़ी मार्केट का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि इंस्टेंट कॉफ़ी का कितना बड़ा मार्केट है, कौन कौन सी कंट्रीज में इंस्टेंट कॉफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। इसके बाद प्रोडक्शन कैसे किया जाता है इंस्टेंट कॉफ़ी का, उसके बारे में डिटेल दिया है। चिकोरी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है वो देख सकते हैं। मैनेजमेंट का विजन देख सकते हैं, मैनेजमेंट का मिशन देख सकते हैं, मैनेजमेंट की टीम में कौन कौन से लोग हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके बाद आप यहाँ पर एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्या यूज कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। प्लस प्लांट की गैलरी भी इन्होंने दिखाई हुई है, फोटो गैलरी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो इनकी पैकेजिंग लाइन है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने कुछ अभी नया कुछ कॉफ़ी लॉन्च ओपन किए हैं उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इनकी लिस्टिंग कब हुई थी, प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी क्या है वो देख सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। मीन्स आपको इनके बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम यहाँ से जो अभी नवंबर 2025 में कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल लिया था। कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है कि जनरली अपने इन्वेस्टर्स को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में या जो इन्वेस्टर्स के जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कंपनी एक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करती है, एक अरेंज करती है और उसमें अपने इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस का जवाब देती है। तो वो उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप उसको यहाँ जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट है मैं इसको टच करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हो गया डाउनलोड। ये देखिए अब इसमें आपको यहाँ से इनका पूरा जो मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल है उसके बारे में आप सुन सकते हैं कि मैनेजमेंट
से क्या क्या क्वेश्चन रिटेल निवेशक कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स है या जो एफआईआई हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करते हैं मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट आपको हर क्वेश्चन का जवाब देगा। जैसे देखिए ये इनके सीएमडी हैं बालाकृष्ण ताटी, तो ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। वर्षित शाह ये हैं, एंड इसके बाद ये देखिए वर्षित शाह जो इनके निवेशक हैं वो इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और बालाकृष्ण ताटी जो कि सीएमडी हैं वो इनको इनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा, जितने क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं जो आपके दिमाग में जनरली चलते हैं, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चलने वाले ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन होता है तो मैनेजमेंट उसमें आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है, आप उस पर मेल करके या उनसे फ़ोन करके आप उनसे अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे। तो दोस्तों ये था, हाँ ये पूरा कंप्लीट हो गया। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल पढ़ता हूँ जो कि यहाँ पर है अबाउट और की पॉइंट्स। यहाँ पर बिजनेस मॉडल पढ़ने के बाद मैं एक मोटा मोटा ये देखता हूँ मार्केट कैप क्या है इनका, और जो फाइनेंशियल रेशियो है आरओसी आरओई ये सब क्या है। इसके बाद मैं ये सब कुछ नहीं देखता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ इनके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट में जाके मैं इनके सेल्स ग्रोथ को चेक करता हूँ, सेल ग्रोथ कैसा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स ये कंपेरेटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखता हूँ, ओपीएम जो परसेंटेज है वो देखता हूँ। फिर इनका जो है नेट प्रॉफिट में चेक करता हूँ कितना है। एंड इसके बाद फिर मैं फर्दर जाता हूँ इनके जो नेक्स्ट आगे बैलेंस शीट के ऊपर में जाके एक बार इनका बोरोइंग देख लेता हूँ। बोरोइंग इनके पास कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कैपिटल से ज़्यादा इनके पास बोरोइंग है, इनके रिजर्व से ज़्यादा इनके पास बोरोइंग तो नहीं। जैसे इनके पास रिजर्व पड़ा है 381 करोड़ का और इनकी बोरोइंग है 89 करोड़ की, तो कोई बात नहीं, ये कंपनी मेरे हिसाब से ओके है। एंड इसके बाद मैं इनका कैश फ्लो देखता हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो इनका अच्छा है कि नहीं है। फर्दर फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर मैं फर्दर ये सब कुछ नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ आता हूँ अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में। अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में मैं देखता हूँ कंपनी क्या क्या नई चीज़ें कर रही है, क्या क्या नए काम ये लोग कर रहे हैं, क्या क्या नए अनाउंसमेंट इनके आए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कंपनी के लिए कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आ रहा है और हम पैसा लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अनाउंसमेंट देखता हूँ पॉजिटिव है कि नहीं। देन इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ सीधा कॉन कॉल के ऊपर। कॉन कॉल में आके सबसे पहले मैं इनका पीपीटी एक बार पढ़ता हूँ, पीपीटी देखता हूँ। अगर मुझे पीपीटी में बिजनेस मॉडल समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा, पीपीटी में सब कुछ मुझे पॉजिटिव दिखा, तो देन मैं फिर इनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता हूँ जो इन्होंने रिसेंटली अभी रिलीज किया है। ट्रांसक्रिप्ट में मैं डिटेल में पढ़ता हूँ और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेस में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एज ए शेयर होल्डर है या नहीं है, या बिजनेस में क्या नए कैपेक्स हो रहे हैं, कौन से नई जियोग्राफीज में एंटर कर रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट मिक्स में अपने चेंज कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का क्या विजन है अपने बिजनेस को लेकर के डाउन द लाइन 2-3 साल आगे, कि क्या सोचता है कैसे ग्रो करेगा। अगर मुझे सब कुछ सेटिस्फाइंग लगता है, मैनेजमेंट अगर एनर्जेटिक लगता है, मैनेजमेंट का व्यू पॉजिटिव लगता है, देन मैं इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा तरीका, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।